सबसे छोटी इकाई होती है उसको हमें वर्ण कहते हैं। फिर वर्णों से क्या बनाया था, शब्द बनाए थे कि वर्णों से किस प्रकार से शब्द बनाया जाता है। तो एक एक वर्ण को जोड़ करके शब्द बनता है। कैसे, स्वरों की सहायता से और व्यंजन की सहायता से हमें शब्द बनाते हैं। फिर ये शब्द बताए थे, इसको क्या कहते हैं, शब्दों को अलग अलग करने के को वर्ण विच्छेद कहते हैं। फिर स्वर है, स्वर कितने होते हैं, स्वर संख्या में 11 होते हैं। और स्वर कहते किसको है, स्वर उसे कहते हैं जिनका उच्चारण बगैर किसी अन्य वर्ण की सहायता से होता है, उसको स्वर कहा जाता है। स्वर संख्या में 11 होते हैं। और स्वर के भेद, स्वर के 3 भेद होते हैं, हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। हर्ष स्वर जो होते हैं वो 4 होते हैं, ए, ई, उ और री। दीर्घ स्वर कितने होते हैं, 7 होते हैं। हर्ष स्वर हेलो। तो क्या कहा तो वगैरह हम प्लुत स्वर देख रहे थे कि प्लुत स्वर क्या होता है। तो प्लुत स्वर जो होता है इसका सिर्फ एक चिन्ह होता है और इसका उच्चारण की भी आवाज कम आती है। तो इसका समय कितना लगता है, इसका समय हर्ष स्वर से 3 गुना समय लगता है जब हम इसका उच्चारण करते हैं। अबे स्वर हमारे कंप्लीट हो गया, अब हम व्यंजन पढ़ते हैं कि व्यंजन किसको कहते हैं। व्यंजन वे होते हैं जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं, जिनका जब हम उच्चारण करते हैं तो हमें इसकी स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। जैसे क व्यंजन में क प्लस में ए हो गया है, ए उच्चारण का स्वर की सहायता लेनी पड़ी है। इसी प्रकार जब की बनाते हैं तो की में भी ई स्वर की सहायता लेनी पड़ती है। व्यंजन के 3 पार्ट होते हैं, स्पर्श व्यंजन, ऊष्म व्यंजन और अंतस्थ व्यंजन होता है।
स्पर्श व्यंजन क्या होता है कि जब हम किसी भी वर्ण का उच्चारण करते हैं तो हमारी जो जीभ होती है मुख के किसी न किसी भाग को अवश्य स्पर्श करती है, और ये संख्या में 25 होते हैं। कहाँ से कहाँ तक के होते हैं? कैसे? मैं तक के वर्ण होते हैं जो 25 कहलाते हैं। फिर है ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन क्या होते हैं कि जिन वर्णों का जब उच्चारण करते हैं तो मुख से गर्म हवा निकलती है। ये 4 होते हैं संख्या में। कौन कौन से? श, स और है, ये 4 होते हैं। ठीक है। फिर है अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन क्या होते हैं कि जिन वर्णों का जब हम उच्चारण करते हैं तो जीभ जो हमारी होती है मुख के किसी भी भाग को पूर्ण रूप से स्पर्श नहीं करती, और इनकी संख्या भी 4 होती है। ठीक है। अब आगे देखेंगे हमें। अब है अयोगवाह किसको कहते हैं? क्या होता है? अयोगवाह। की अयोगवाह क्या होता है? तो अयोगवाह क्या होता है? ए और ए है, अंग और ए है, दोनों में जो ध्वनिया, न तो ये स्वर है और न व्यंजन, इनको क्या कहा जाता है? अयोगवाह कहा जाता है। और इनको कैसे प्रयोग करते हैं, किस तरह से इनका प्रयोग किया जाता है? तो देखो अयोगवाह जो होते हैं ये होते हैं अनुस्वार, अनुनासिक। 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक तो अनुस्वार होता है और दूसरा होता है अनुनासिक। तो देखो बेटे अनुस्वार की क्या पहचान होती है, अनुनासिक की पहचान क्या होती है? देखो अनुस्वार में तो एक बिंदी का प्रयोग किया जाता है ऐसे। ठीक है। कैसे लिखा जाता है? किसी शब्द के ऊपर एक बिंदी लगाई जाती है। और अनुनासिक में क्या होता है? इसमें चंद्र बिंदु का प्रयोग किया जाता है। इसमें वर्ण के ऊपर चंद्र बिंदु का प्रयोग किया जाता है। तो ये इसके चिन्ह होते हैं दोनों के, अनुस्वार और अनुनासिक। जब हम अनुस्वार का उच्चारण करते हैं तो इसका उच्चारण करते समय नाक से, कहां से हवा निकलेगी? नाक से हवा निकलती है। और जो ये चिन्ह होता है ये किस पे? किसी शब्द के ऊपर शिरोरेखा यानी शब्द के ऊपर लगाया जाता है। समझ में आया बेटे अनुस्वार क्या होगा? हेलो, यस मैम। आया कि दोबारा बताऊं? देखो बेटे क्या होगा, एक बिंदु की जगह प्रयोग होगा। अच्छा आप ध्यान करके कोई शब्द बताओ, फिर अपने आप आपको समझ में आ जाएगा। किसी शब्द के ऊपर हम बिंदी लगाया, ऐसा कोई शब्द बताओ आप जिस पे बिंदी लगती है न की। नहीं है याद बेटे, आपको ध्यान करो। जैसे हम क्या लिखते? हाँ बोलो, मैम बिना शाबाश बोलो। हाँ मैम अलग हलंत अलग होता है बेटे। ऐसे हम देखो एक शब्द लिखते हैं, हंस शब्द लिखते हैं। क्या लिखते हैं? हंस। हंस। ठीक है। तो हंस के ऊपर बिंदी आई है ना। ऐसे इस तरह का कोई शब्द बताओ जिसपे बिंदी आती है, याद करो। मैम पंख। पंख, शाबाश। और शब्द? मैम दिनाक। दिनांक। तो इस तरह के जो शब्द होते हैं ना जिसपे एक बिंदी लगती है उसको हम क्या कहते हैं? अनुनासिक, ना अनुस्वार कहते हैं। बेटे इसको उच्चारण करके देखो एक बार। जैसे हंस कैसे बोलेगी? हंस, नाक से हवा निकलेगी। कहां से निकलेगी? नाक से। इसी प्रकार अनुनासिक जो होता है ये चंद्र बिंदु होता है। चंद्र बिंदु के शब्द बताओ कोई जिसपे चंद्र बिंदु मैम लगेगी ऐसे। मैम आंख। हाँ आंख सांस। होती है। और मैम और सांप। सांप। हाँ काफी शब्द होते हैं। तो ये क्या है बेटे? ये जो हमारी चंद्र बिंदु जिसपे लगेगी वो अनुनासिक कहलाएगा, और जिसपे एक बिंदु लगेगी सिर्फ वो अनुस्वार कहलाएगा। तो इसका उच्चारण तो सिर्फ नाक से होता है अनुनासिक का, और इसका नाक और मुख दोनों से होगा बेटे। नाक और मुंह दोनों से उच्चारण होगा। ये ऐसा है जैसे नाक से भी आवाज आएगी और मुख से भी आएगी। इनका जब हम उच्चारण करेंगे चंद्र बिंदु का, नाक और मुख दोनों से आवाज आएगी। समझ में आ गया बेटे? तीसरा एक होता है विसर्ग। विसर्ग पता है ना आपकी बात तो 6th में हो गया, आपको पता है विसर्ग किसे कहते हैं? किसको कहेंगे बेटे विसर्ग? चिन्ह क्या होता है? 2 बिंदु लगते हैं।
ये शब्द के पीछे इस तरह के दो बिंदु लगाए जाते हैं, उसको हम विसर्ग कहते हैं। और इसका उच्चारण कैसे, है के रूप में, हल्के से है के रूप में इसका उच्चारण होता है। जैसे हम शब्द लिखते हैं अतः, क्या लिखेंगे यहाँ पे, अतः। अतः में है का हाँ, है का उच्चारण हुआ ना बेटा, हमने जब बोला अतः, ऐसे ही हम लिखेंगे। हाँ, ये शब्द हमने लिखा कैसे, कैसे बोलेंगे इसको, प्रातः, क्या बोलेंगे, प्रातः। ऐसे ही हम लिखते हैं स्वतः, क्या बोलेगा ये, प्रातः। तो समझ में आया कि विसर्ग क्या होता है, विसर्ग दो बिंदु की तरह लगाया जाता है और हल्के से है के रूप में इसका उच्चारण होता है, अतः, प्रातः, स्वतः। तो समझ में आ गए बेटे तीनों, अनुस्वार, अनुनासिक और विसर्ग, तीनों समझ में आ गया ना, आगे करें बेटे, ठीक है, आगे करेंगे, अभी आपको ये समझ में आ गए होंगे। आगे देखो, अब क्या बताया कि वर्णमाला में जो कितने, टोटल कितने, 35 कितने अक्षर बताए वर्णमाला में, 35 होते हैं। वर्ण कितने होते हैं टोटल है, कितने वर्ण होते हैं बेटे, 35। वो क्यों बताया है, देखो हमने किसको गिना है, 5 तो स्पर्श व्यंजन हो गए हमारे पास है, व्यंजन है ये सिर्फ, सो व्यंजन है बेटे ये 35, क्या है ये, व्यंजन। हाँ, व्यंजन है 35, ठीक है। तो 5 क्या हुआ, स्पर्श व्यंजन हो गए हैं, 4 अंतस्थ हो गए हैं, 4 ऊष्म हो गए हैं, ठीक है। अब आगे देखो, व्यंजन के भेद हमने पढ़े, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। मैंने आपको तीनों समझा दिए कि स्पर्श व्यंजन किसको कहते हैं, अंतस्थ किसको कहते हैं और ऊष्म व्यंजन किसको कहते हैं, ठीक है। अब आगे देखो, संयुक्त व्यंजन, कौन से व्यंजन आ गए हैं, संयुक्त व्यंजन। हाँ, किसको कहेंगे संयुक्त व्यंजन बेटे, संयुक्त व्यंजन है। देखो बेटे, संयुक्त का मतलब क्या होता है, जोड़ना। संयुक्त का मतलब क्या होता है, जोड़ना। अधिक, इसकी परिभाषा क्या बनेगी कि दो या दो से अधिक भिन्न भिन्न व्यंजनों के मेल से, कैसे व्यंजन है, भिन्न भिन्न, अलग अलग व्यंजन के मेल, हाँ, भिन्न भिन्न व्यंजनों के मेल से, यानी अलग अलग व्यंजनों के मेल से बनते हैं, उनको हम क्या कहेंगे, संयुक्त व्यंजन। हाँ, कौन कौन से होते हैं, देखो, एक क्षय, ये होता है, ठीक है, एक होता है त्रय, एक होता है ज्ञ, एक श्रय, ये 4 होते हैं, ठीक है बेटा। कितने हो गए ये, 4 है, क्षय, त्रय, ज्ञ और श्रय, ठीक है। तो कैसे बनेंगे ये, देखो ये किससे बनेगा बेटे, क्षय, बताओ किस किस के मेल से बनेगा क्षय, नहीं पता किसी को भी, देखो कैसे बोलते हैं हम, क्षय, क और श, दोनों को मिला के बना, किसको मिला के बना है, क और स को मिला के क्षय बना है। ऐसे ही त्रय बोलते हैं, तरह, तरह क्या बोलते हैं, तरह, दो चीजों को उच्चारण होता है, त और र, क्या बोलेगा ये, त्रय, ठीक है। ज्ञ बोलते, जय, ये जय है बेटे, हम बोलते तो क्या है, ज्ञ क्या उच्चारण करते, ग करते हैं ना हम, इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते, परंतु इसमें जय और जय होता है, ये क्या होता है, जय, क्या बोलेगा, जय और ये नहीं बेटे, ये बोलेगा, ये जय और ये जय। श्रेय होता है स और र, इनके मेल से क्या बनेगा, श्रेय। तो समझ में आया बेटे कैसे कैसे बनेगा ये, आ गया ना समझ में, कैसे बनेगा, क्षय किस किस से बनेगा, फर्स्ट वाला क्षय बताओ, बनेगा ये कै और स, किससे बनेगा, कै और रे, क्या किससे बनेगा, जय और जय और ये, श्रेय, जय और रे,
तो क्या बताया, दो भिन्न भिन्न व्यंजन। बेटे कैसे भिन्न भिन्न व्यंजन, अलग अलग व्यंजन, दो प्रकार के, दोनों देखो अलग है, ये भी अलग है, ये भी अलग है, तो दो अलग अलग व्यंजनों के मेल से बने व्यंजन को क्या कहेंगे, हमें संयुक्त व्यंजन कहते हैं। ठीक है, फिर अगला बेटा है द्वित्व व्यंजन। दूसरा क्या है, द्वित्व। क्या बोलेगा, द्वित्व व्यंजन। क्या बोलेंगे इसको, बोलेंगे क्या बेटे इसको, द्वित्व। क्या बोलेगा, द्वित्व द्वित्व व्यंजन। द्वित्व देखो इसमें हमने क्या बताया कि भाई भिन्न भिन्न व्यंजन, और इसमें बताया समान। हाँ, समान व्यंजन यानी एक जैसे, समान व्यंजन। दोनों व्यंजन कैसे होंगे, एक जैसे। जैसे यहाँ पे लिखते हैं और च प्लस में चा बन जाएगा, क्या बन जाएगा, पक्का। क्या बन जाएगा हमारा शब्द, पक्का। शाबाश, ये तो जल्दी समझ में आ गया भाई। च प्लस में च, तो क्या बन जाएगा, च। तो हम क्या बनाएंगे यहाँ से, बच्चा। क्या शब्द बन जाएगा, बच्चा। इसी प्रकार गन्ना बनता है, मक्का बनता है, मम्मी बनता है, बहुत सारे शब्द बनते हैं। तो क्या बताया बेटे, इसमें दो समान, दोनों में अंतर समझ में आ गया ना, क्या अंतर है। अब आपसे इस तरह क्वेश्चन पूछ ले भाई दोनों में क्या अंतर है, तो इसमें किस तरह का आएगा भाई, इसमें तो भिन्न भिन्न व्यंजन आएंगे, दोनों अलग अलग आएंगे। इसमें दोनों में एक समान यानी एक जैसे ही व्यंजन इसमें आएंगे। आगे बेटे समझ में, मैम दोनों हो गए क्लियर, ये और ये। वीडियो नहीं आ रही, वीडियो नहीं आ रही, अब आ रही है। बता दो। कौन सा, ये बताओ दोबारा से। यस मैम। ये बेटे द्वित्व व्यंजन यानी दोनों समान एक जैसे, दोनों चीजें यूं मान लो, दोनों चीजें एक जैसी हो। ठीक है, एक जैसे कैसे हो गए भाई, कै हो गया हमारे पास, कै हो गया। देखो यहाँ पे आपके में ये दिया गया है, इधर बुक में देखो क्या बताया, कै और कै मिला के, क्या, सिक्का, पक्का, पक्का। ठीक है, इसी प्रकार आधा च और पूरा च मिला के च बन गया, ये बच्चा, सच्चा, चच्चा। ऐसे ही स और स मिला के गुस्सा, किस्सा, रस्सा। न और न मिला के गन्ना, मुन्ना और पन्ना। आगे बेटे कैसे बनेगा, हेलो, आया है नहीं आया बेटे, अभी आ गया। ठीक है, अब क्या बना रहे, संयुक्त अक्षर। अब क्या बनाया है यहाँ पे, संयुक्त अक्षर। पहले क्या बना था, संयुक्त व्यंजन था, अब हमने अक्षर बनाने, क्या बनाने हैं, अक्षर। तो जब स्वर रहित व्यंजन को अपने से अलग स्वर रहित व्यंजन से मेल होता है, तब वह संयुक्त अक्षर कहलाता है। जैसे देखो ये बनाया गया तुम्हारा, निम्न, प्रचार। ये तो बेटे अक्षर बनाने सिखा रखे भाई, अक्षर कैसे बनते, तो व्यंजन और स्वर को मिला के ये अक्षर बनते हैं दोनों को। ठीक है, स्वर। अब क्या बताया है, इनके भी स्वरों के मतलब स्वर यंत्रियों के कंपन के आधार पर वर्ण के भेद, गले में स्वर यंत्र होता है, उच्चारण के समय इसमें कंपन होता है, इसके आधार पर वर्णों के दो भेद होते हैं। ये थोड़ा बेटे ध्यान से समझना है। क्या पूछा है इसमें कि स्वर यंत्रियों के कंपन, स्वर यंत्रियां क्या होती है, जैसे हमारे मुंह के अंदर है, जीभ है, ये ज्यादा कंपन करती है। कंपन का मतलब होता है हिलना डुलना, ज्यादा हिलती है। जैसे हम किस शब्द को बोलते हैं, जब हमारी जीभ ज्यादा हिलती है, कि गले में ज्यादा कंपन होता है, आवाज होती है। तो कौन कौन से वर्ण होते हैं, जब हम इनका उच्चारण करते हैं तो इनमें कंपन ज्यादा होता है। तो ये दो प्रकार के बताए गए बेटे, एक तो सघोष और एक अघोष। कौन कौन से बताए गए इसमें, सघोष और अघोष, दो प्रकार के बताए गए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रहने दे, आगे भी चले बेटे। मैम आगे करवा दो, करवा दे, मैम आगे करवा दो।
ठीक है बेटा, ये समझो आप सघोष और अघोष, हमें ये समझना है सघोष क्या होता है और अघोष क्या होता है। तो देखो किसके भेद है, ये स्वर तंत्रियों के कंपन के आधार पर वर्ण के भेद हो गए सघोष और एक हो गया है अघोष, दो है। तो सघोष में क्या कहेंगे कि जिन वर्णों का हम उच्चारण करते हैं तो स्वर तंत्रियों में कंपन ज्यादा होता है, ज्यादा हिलती डुलती है। स्वर तंत्रिया समझ में आती है बेटे, क्या होती है स्वर तंत्रिया? हमारे मुख में जो भी चीज है हम बोल रहे हैं, जिसकी हमें सहायता मिल रही है, जैसे किसकी जीभ की, गले से, दांत से हमें जो भी सहायता मिलती है उनको स्वर तंत्रिया कहते हैं। तो जीभ जो हमारी होती है वो स्वर तंत्री होती है, क्योंकि जीभ के द्वारा ही उच्चारण किया जाता है हर चीज का। ठीक है, तो इसमें कंपन यानी ज्यादा हिलती है। कंपन क्या होगा, ज्यादा हिलना जो होता है उसको हम कंपन कहते हैं। तो इसमें क्या होगा, कंपन ज्यादा होगा इसमें, और इसमें कंपन कम होगा। किसमें होगा, सघोष के जो वर्ण है उसमें तो कंपन ज्यादा होगा, अघोष के जो वर्ण है उसमें कंपन कम होगा। तो ये वर्ण होते कौन कौन से है बेटे, ये समझो। जैसे हम लिखते हैं क, ख, ग, घ और ड, ये 5 होते हैं। ठीक है, एक लाइन में 5 ही होते हैं ना, ये क, ख, ग, घ और ड। समझ में आ रहा है बेटे? हेलो, यस मैम। तो एक लाइन में कितने होते हैं, ये 5 होते हैं। कितने होते हैं एक लाइन में, 5 होते हैं। हाँ, तो हमें ये देखना जिसमें कंपन ज्यादा होगा वे कौन से है, जिसमें कंपन कम होगा वे कौन से है। ठीक है, तो जिनमें कंपन ज्यादा होता है वो कौन से होते हैं, घर्षण पैदा होता है उसको सघोष कहते हैं। और कौन कौन से होंगे इसमें, सिर्फ आपके में स्वर दिखा रखे हैं, कौन से हैं, आ, और जिसको इसको क्या उच्चारण करते हैं, ओ। जैसे डॉक्टर पे लगाते हैं ना, इसको ओ बोल देते हैं, ई उ, री, ए, आई, ओ और औ, ये 12 है जिनमें कंपन ज्यादा होता है। ये सारे वो ही आगे स्वर पूरे कंप्लीट आ गए हैं। इसमें एक ये दे दिया है, स्वर जो है वो सारे कंप्लीट है, और इसमें जो एक है ये ओ दे दिया है। तो 12 तो इसमें स्वर आएंगे बेटे, 11 पूरे हो गए, और एक ये ऊ का उच्चारण दे दिया है, ये भी सघोष है। ठीक है, अब हमें व्यंजन देखना है कि व्यंजन कौन कौन से होते हैं। तो व्यंजन क्या होते हैं, हमारी 5 जो लाइन होती है, क वर्ग की, च छ ज छ ट ठ ड ढ न त थ द ध न प फ ब भ मैं। तो ये जो सारे होते हैं इसमें देखो बेटे, तो ये एक हो गया संख्या में, एक 2 हो गया, एक 3, 4 और हमारे पास 5 है। ठीक है, तो इसमें कौन सा आएगा, पांचों में किसी भी वर्ग का कौन कौन सा आएगा, दूसरा और चौथा। कौन सा आएगा, दूसरा, चौथा तो एक में आएगा, और पहला, तीसरा, पांचवा ये एक में आएगा। ठीक है, तो हमने एक एक छोड़ दी है बीच में से, कौन कौन से छोड़ दी है, दूसरा, चौथा, और ये 5 वर्ण हो गए हैं। तो इसमें क्या होगा, देखो इसमें तो आएंगे पहला, दूसरा, कौन कौन से आएंगे, पहला, दूसरा, और इसमें तीसरा, चौथा, पांचवा। ठीक है, कौन सा आएगा इसमें, तीसरा, चौथा, पांचवा। तो ये तो जो है ना पहला दूसरा, हमारा पहला और दूसरा क्या है इसमें, ये कौन सा होगा, पहला दूसरा जो वर्ण है ये हमारा होगा अघोष। कौन सा होगा, अघोष। और ये इसमें ये हो गया घोष, सघोष। ये कौन सा हो गया है, सघोष हो गया। तो सारी लाइनें आएंगी बेटे इसमें, कै की आ गई, ऐसे ही च वाली लाइन आ जाएगी, च वाली में भी च और छ क्या हो गया, अघोष हो गया, और ग और घ और क्या क्या हो गया, तो शुरू की तो क्या है, पहला दूसरा अघोष, और तीसरा, चौथा, पांचवा ये क्या है, सघोष हो गए। तो हम पता लगा सकते हैं ना, किसी भी लाइन में हमें दे देंगे भाई इसमें सघोष कौन से और अघोष कौन से, तो हम पता लगा सकते हैं भी पहला दूसरा तो अघोष हो जाएगा, तीसरा, चौथा, पांचवा सघोष हो जाएगा। ये बेटे थोड़े से मतलब दिक्कत होगी आपको समझने में, कोई नहीं, जब आपकी क्लास लगेगी ना ऑनलाइन
वो स्कूल में लगेगी, तब आपको एक बार अच्छे से फिर समझा देंगे इसको। ठीक है, ठीक है बेटे। यस मैम। फिर एक है बेटे अल्प प्राण और महाप्राण। दूसरा कौन सा है इसमें? अल्प प्राण और महाप्राण है। इसी तरह का है वो भी, इसी तरह जैसे ये ऊपर वाले हैं वैसे ही अल्प प्राण और महाप्राण है। तो देखो इसमें भी वही वर्ण है, देखो कै, ख, ग, घ और ड, ये वर्ण हो गए हमारे पास 5। ठीक है, इसमें हम संख्या लिखेंगे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण हो गया। तो इसमें तो क्या था, फर्स्ट में लगातार थे बेटे, पहला दूसरा हो गया, इसमें तीसरा चौथा पांचवा ये तीनों इकट्ठे हो गए, इनमें लगातार थे। इसमें हमने एक एक छोड़ना है। कौन सा हो जाएगा? जैसे एक है ख और ग, इनमें से क और ग और ये हो गया। समझ में आ रहा है? अब इसमें से हम कौन सा छोड़ दिया है? ये छोड़ दिया है और ये दो छूट गए, छूट गया नहीं, तो ख और घ छूट गए हैं। तो इसमें हमें देखेंगे कि अल्प प्राण कौन सा है और महाप्राण कौन सा है। तो अल्प प्राण में इसमें यानी थोड़ी सी, अल्प माने थोड़ी, अल्प माने क्या होता है? थोड़ा, और महा माने होता है ज्यादा। ठीक है, अल्प माने थोड़ा होगा, महा माने होगा ज्यादा। कि जब हम इन वर्णों का उच्चारण करते हैं, किसका? कि इन वर्णों पे, इसमें अल्प प्राण में आएगा पहला, तीसरा और पांचवा। महाप्राण में आएगा बेटे दूसरा और चौथा। समझ में आ रहा है? हाँ, इसमें तो जैसे लगातार थे भी, पहला दूसरा, इसमें ये हो गया। इसमें हमने एक छोड़ दिया था, अल्प प्राण में पहला, तीसरा, पांचवा, महाप्राण में हो गया दूसरा और चौथा। तो अल्प प्राण वर्ण वे होते हैं जिनका उच्चारण करते समय कम प्राण यानी वायु, प्राण माने क्या होता है? कम वायु, कि अल्प प्राण जिन वर्णों का हम उच्चारण करते हैं तो उसमें थोड़ी हवा लगती है, थोड़ी वायु लगती है, और इन वर्णों का जब हम उच्चारण करेंगे तो इसमें वायु ज्यादा लगेगी। हो गया बेटे आपका, आज का आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। नहीं समझ में आएगा तो फिर करवा देंगे कर। और बेटे आपके अभी यूटी स्टार्ट हो गए, मतलब यूटी अब स्टार्ट हो गया ऑनलाइन है, तो फर्स्ट और सेकंड चैप्टर हिंदी का और हिंदी व्याकरण का, जो शॉर्ट क्वेश्चन ना पीछे मौखिक पर्सन भी है, वैसे टिक टिक करेक्ट है। शॉर्ट क्वेश्चन में जो भी दे रखे हैं एक्सरसाइज में, वो अच्छे से कंप्लीट कर लेना दोनों। समझ में आ गया बेटे? उनकी एक्सरसाइज कर लेना।